बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अब्दुल जब्बार साहब के ऑफ़िस में मौजूद हैं। आप इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल हैं और साथ ही पीएचडी स्कॉलर हैं। हमारा इनके पास आने का मकसद भी यही है कि अगर एक थीसिस से हमने आर्टिकल निकालना हो किसी रिसर्च जर्नल के लिए तो उसके स्टेप वाइज तरीके हम जान सकें। तो अब्दुल जब्बार साहब, रिसर्चर्स में ये एंजाइटी होती है कि थीसिस उन्होंने खुद ही लिखा होता है, एमफिल का भी पीएचडी का भी, लेकिन उससे जो है ना, जब एक इंटरनेशनल रिसर्च जर्नल के लिए आर्टिकल निकालना होता है तो बड़ी मुश्किल पेश आती है कि वो था तकरीबन 200 पेज का, 400 पेज का। अब ये जो आर्टिकल वाले मांगते हैं 10 से 15 पेज का, और वो भी बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड मांगते हैं, टू द पॉइंट मांगते हैं, क्योंकि उनकी रिसर्च पूरी दुनिया में जानी है। आप एक रिसर्च स्कॉलर हैं, आप किस तरह से काम करते हैं? जी, बहुत शुक्रिया जैदी साहब, आपने मुझे मौका दिया बोलने का और इस काबिल समझा। जो मेरी जो लर्निंग है, जो मेरे अपना एक्सपीरियंस है, जो जितना मैंने सीखा है वो मैं कम अज़ कम शेयर कर सकता हूँ। सबसे पहले तो अगर हम थीसिस से एक आर्टिकल निकालने की बात करें तो इसमें सबसे जो अहम बात है वो एक मिसकंसेप्शन है जो हमें अपने ज़हन से ख़त्म करने की ज़रूरत है कि इट इज़ नॉट जस्ट सिंपली कटिंग एंड पेस्टिंग। लोग ये समझते हैं कि आपने चूँकि थीसिस कर लिया है तो अब उसमें से आपने सिर्फ चीज़ें निकालनी हैं और आपका आर्टिकल बन जाएगा। ये बिल्कुल भी नहीं है। इसके लिए अलग से प्लानिंग करने की ज़रूरत है, इसको नए सिरे से देखने की ज़रूरत है। आपके पास बेशक जो है वो मटेरियल मवाद मौजूद है, लेकिन आपने उस मटेरियल मवाद को कैसे, कहाँ और किस जर्नल के साथ कैसे यूज़ करना है, ये एक पूरी टेक्निक है और इसको बड़ी जो है वो समझदारी से इस्तेमाल करना चाहिए। इसमें प्रॉपर मेरा ये ख्याल है कि जब आप थीसिस कर लें या थीसिस के दौरान जब आप काम कर रहे हों तो अक्सर लोग तो जब थीसिस पे काम कर रहे होते हैं उस वक्त एक कम अज़ कम सिस्टमेटिक रिव्यू या रिव्यू ऑफ द लिटरेचर या ओवरव्यू ऑफ द लिटरेचर टाइप आर्टिकल तो थीसिस के दौरान ही कोशिश करते हैं, क्योंकि आप लिटरेचर सारा इकट्ठा कर रहे होते हैं और लिटरेचर आपके पास मौजूद होता है, तो कोशिश करते हैं कि जो एक उसके लिए थीसिस के लिए एक आर्टिकल ज़रूरी होता है वो उस दौरान ही निकाल लेते हैं, थीसिस में से ही एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। जब आप थीसिस कंप्लीट कर लें तो उसके बाद आपने इसकी प्रॉपर प्लानिंग करनी है अपने सुपरवाइज़र के साथ मिलके। सबसे पहले आप ऑथरशिप पे प्लानिंग कर लें कि ऑथरशिप के चूँकि आपने थीसिस कर लिया है, सुपरवाइज़र आपके साथ है, किसी और ऑथर को साथ मिलाने की ज़रूरत है अगर कोई और काम उसमें मज़ीद करने की ज़रूरत है या कोई नया डाटा आपने अब कलेक्ट करना है जो उस वक्त नहीं किया था। उसके बाद आपने जर्नल सेलेक्ट करना है। आपने अपना ऑब्जेक्टिव ले लिया कि इस ऑब्जेक्टिव को, या आप अपना थीसिस कंप्लीट थीसिस का एक ले रहे हैं या कोई आपने अपना एक ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट कर लिया है कि ये ऑब्जेक्टिव जो है या ये जो रिसर्च क्वेश्चन है इससे मुतल्लिक़ हम अपना एक आर्टिकल करते हैं। तो उसके लिए आप जब जर्नल सेलेक्ट कर लें तो उसका जो जर्नल की फॉर्मेटिंग है, ये जर्नल का जो क्राइटेरिया है वो भी आप देख लें। उसके बाद आप आर्टिकल पे काम करें और उसको आप रिव्यू करके सबमिट करें। थीसिस में से आर्टिकल 2 या 3 भी निकल सकते हैं। ये आपके जो रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स हैं, रिसर्च क्वेश्चंस हैं, उन पे डिपेंड करता है। पीएचडी का जैसे थीसिस होता है हमारा, उसमें चूँकि हम अक्सर आमतौर पे मिक्स मेथड जो है वो यूज़ करते हैं या हम मल्टी मेथडोलॉजी यूज़ करते हैं। तो जो आपके पास चूँकि डाटा कलेक्शन के सोर्सेज ज़्यादा होते हैं और आपके ऑब्जेक्टिव्स भी इन डेप्थ और एक्सप्लोरेटरी और एक्सप्लानेटरी दोनों किस्म के होते हैं, तो इसमें ज़्यादा चांसेस हैं कि आप 2 से 3 आर्टिकल्स निकाल सकते हैं। अच्छा, थीसिस के हवाले, थीसिस और आर्टिकल में एक और डिफरेंस भी आपने ज़हन में रखना है कि थीसिस जब आप कर रहे होते हैं तो उस वक्त आपका फोकस या आपका जो ऑडियंस होती है वो एग्जामिनर होता है या आपका एक्सटर्नल या इंटरनल एग्जामिनर होता है। आपको अंदाज़ा होता है कि आपने उसको सेटिस्फाई करना है कि आप इसका इतना नॉलेज रखते हैं, चूँकि उसमें फिर आप डिटेल्स देते हैं और लिटरेचर रिव्यू में आप बहुत ज़्यादा स्टडीज़ डालते हैं ताकि उस वक्त आपने लिटरेचर रिव्यू में इन सब स्टडीज़ को कवर करना होता है। लेकिन जब आप एक आर्टिकल करते हैं तो वो चूँकि पब्लिश होता है और उसमें आपकी जो ऑडियंस होती है वो बहुत लार्ज होती है, तो उस वक्त आपने ये साबित करना होता है कि आपके जो आर्गूमेंट्स हैं वो वैलिड हैं। ये एक बेसिक डिफरेंस है। अगर हम सेक्शन वाइज आर्टिकल को देखें तो उसमें सबसे पहले आपने जो जैसे एब्स्ट्रैक्ट है, अब थीसिस के अंदर आम रूटीन में एक जो एब्स्ट्रैक्ट है वो 1 से 1.5 पेज का हो सकता है, लेकिन चूँकि उस वक्त आपने नए सिरे से प्लान किया आर्टिकल का, हो सकता है आप एक पार्ट ले रहे हो थीसिस का, तो आपने ये नहीं करना कि आप थीसिस का एब्स्ट्रैक्ट जो है वो एज़ इट इज़ यूज़ कर लें। एब्स्ट्रैक्ट जो है वो चूँकि मेजर पार्ट होता है और अब रिव्यूअर के लिए भी, किसी भी जर्नल के लिए या आपकी जो ऑडियंस है जिन्होंने इसको पढ़ना है उनके लिए भी सबसे अहम चीज़ यही होती है। और जो प्रैक्टिसिंग ऑथर्स होते हैं वो आम रूटीन में एब्स्ट्रैक्ट अपनी स्टडी कंप्लीट करने के बाद लिखते हैं
ताकि वो ज़्यादा रिफाइन हो, ज़्यादा कम्प्रीहेंसिव हो, कंसाइज हो। और इसमें आम रूटीन में वर्ड लिमिट्स भी दी होती हैं जो कि 100, 150 या मैक्सिमम 250 तक जाती है। मैं ये समझता हूँ कि जो है वो आर्टिकल कंप्लीट करने के बाद अगर एब्स्ट्रैक्ट लिखा जाए तो ज़्यादा बेहतर लिखा जा सकता है, क्योंकि उस वक्त आप अपनी डिस्कशन, फाइंडिंग्स और हर एक चीज़ जो है वो कर चुके होते हैं, तो ज़्यादा अच्छे अंदाज में आप जो है वो उसको हैंडल कर सकते हैं। उसमें अगर उसके बाद अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो फ़र्ज़ करें एक आर्टिकल आप कर रहे हैं जो कि 3000 से 4000 वर्ड्स में नॉर्मली जो है वो एक आर्टिकल कवर हो जाता है। बाकी इसमें थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी हो सकता है 5 से 6000 वर्ड्स का हो, और कुछ रिव्यू आर्टिकल्स होते हैं जिनमें 8000 वर्ड्स भी होते हैं। लेकिन अगर हम एक एम्पिरिकल स्टडी की बात करें तो उसमें 3 से 4000 वर्ड्स का आप एक आर्टिकल कर रहे हैं, तो आपने ये ज़हन में रखना है कि इंट्रोडक्शन में आपके पास 800 से 1000 या मैक्सिमम 1200 वर्ड्स की लिमिट है आपके पास। तो आपने एक कंसाइज और एक ऐसा इंट्रोडक्शन लिखना है जिसकी ख़ास तौर पे जो फर्स्ट सेंटेंसेस हों वो बड़े इंटरेस्टिंग हों, कैचिंग हों। और इंट्रोडक्शन में एक जो नैरेटिव हुक कहते हैं वो ये है कि आपने अपने जो रीडर है उसको आपने कैच करना है, कि आपने उस तरफ अपनी स्टडी की एक इम्पोर्टेंस जो है वो आपने इसमें लाजमी देनी है। और जो आपके रिव्यूअर्स हैं या जो आपके ऑडियंस है उसको आपने जो स्टडी की अपनी सिग्निफिकेंस है या उसकी इम्पोर्टेंस है वो इंट्रोडक्शन के अंदर ही बताना होती है। अगर हम सेकंड स्टेप की तरफ आएँ, रिव्यू ऑफ द लिटरेचर, तो जो थीसिस में जब आप रिव्यू ऑफ द लिटरेचर कर रहे होते हैं तो उस वक्त आपकी कोशिश ये होती है कि आप जो ज़्यादा से ज़्यादा लिटरेचर जो आपसे रेलिवेंट है उसको इंटीग्रेट करें, उसको शामिल करें। लेकिन जब आर्टिकल के लिए रिव्यू ऑफ द लिटरेचर कर रहे होते हैं तो उस वक्त आपका ज़्यादा फोकस वो होता है कि जो स्टडीज़ आपसे रेलिवेंट पहले हो चुकी हैं उनको आप शामिल करें, और लिटरेचर में बेसिकली अपनी स्टडी को प्लेस करें कि लिटरेचर यहाँ तक ऐसे ऐसे कवर हो चुका था और आपकी स्टडी कहाँ पे प्लेस हो रही है, आपकी स्टडी की जगह कहाँ पे। चूँकि आप जर्नल्स को भेज रहे होते हैं तो उसमें वो अपडेटेड जो आपका लिटरेचर होता है उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं। तो आप आम रूटीन में कोशिश ये करें कि 10 साल जो आपका लिटरेचर है उससे ज़्यादा पीछे अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट स्टडी है और उसको मेंशन करना बड़ा ज़रूरी है, या कोई थ्योरी किसी ने जो है वो कोई थ्योरी आप यूज़ कर रहे हैं और वो बेशक जिस भी डेट की है या जिस भी आर्टिकल में हुई है तो वो आपने डालनी है। लेकिन आप 10 साल लिटरेचर जो है वो कोशिश करें कि वो लें, और इसमें स्टडीज़ सिर्फ जो है ना वो डालें जो स्टडीज़ आपसे एग्जैक्टली रेलिवेंट हैं और जिनका यहाँ पे जिक्र करना बहुत ज़रूरी है। जब आप थीसिस के अंदर कर रहे होते हैं तो उस वक्त आप समरीज़ भी लिख रहे होते हैं और उनकी स्टडीज़ की बड़ी डिटेल दे रहे होते हैं और उनकी मेथोडोलॉजीज़ बता रहे होते हैं, उनकी फाइंडिंग्स भी बता रहे होते हैं। लेकिन इसमें आपने बिल्कुल अपने से रेलिवेंट की फाइंडिंग्स जो है उनकी वो बतानी है। और हाँ जी, 1 लाइन या 2 लाइन आपने देना है और उनको आपने उनकी की फाइंडिंग्स देनी है। बेसिकली आपने उनको उस तरह से बहुत एक्सप्लेन करके स्टडीज़ को नहीं लिखना कि ये स्टडी कहाँ कंडक्ट हुई, इसने कौन सा मेथड यूज़ किया। अगर कोई उसका मेथड या उसकी कोई सिग्निफिकेंस वहाँ पे है तो आपने बयान करना है। उसके बाद अगर हम मेथोडोलॉजी पे आएँ तो जब आप थीसिस में मेथोडोलॉजी लिख रहे होते हैं तो उस वक्त 5, 7 और 10 सफ़ों पे भी आपकी मेथोडोलॉजी चली जाती है। जब आप आर्टिकल के लिए कर रहे होते हैं मेथोडोलॉजी तो उस वक्त आपने जो बिल्कुल एक्सप्लेन उसको बिल्कुल कंसाइज और कम्प्रीहेंसिव वे में आपने सिर्फ बताना है कि आपकी पॉपुलेशन क्या थी, उसकी कैसे आपने सैम्पलिंग की और ऐसे आपने उसकी कंटेंट वैलिडिटी वगैरह कैसे चेक की, और बिल्कुल जो बहुत ज़रूरी आपका होता है। और ये यूजुअली आपके पास 200, 250, 300 वर्ड्स या मैक्सिमम 500 वर्ड्स से ज़्यादा का गुंजाइश मेथोडोलॉजी में नहीं। अगर जैसे साहब हम फाइंडिंग्स की बात करें तो जब आप थीसिस के अंदर फाइंडिंग्स को लिखते हैं तो उसमें आप डिस्क्रिप्टिव बहुत ज़्यादा टेबल्स बनाते हैं। इवन डेमोग्राफिक्स के लिए आप बाज़-औक़ात वहाँ पे जो है ना वो चार्ट्स और पाई चार्ट्स और बार चार्ट्स वगैरह यूज़ कर लेते हैं। लेकिन ये चीज़ें जो है ना वो यूजुअली जब आप जर्नल के आर्टिकल के लिए करते हैं तो ये चीज़ें वो इस तरह से नहीं कर सकती। और अगर आप इंटेलिजेंटली यूज़ करें अपनी फाइंडिंग्स को तो आप अपना यहीं से अपने आर्टिकल्स को 2 या 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। 2-3 आर्टिकल्स आप निकाल सकते हैं अपनी फाइंडिंग्स को। जो फाइंडिंग्स आपको यहाँ पे मेंशन करना ज़रूरी हैं, जो टेबल्स आपको जो है वो डालना ज़रूरी हैं, वो आप उसमें कर लें और बाकी जो है वो आप एक नया आर्टिकल बाद में भी बना सकते हैं जिसमें आप इन फाइंडिंग्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद अगर जो हमारा लास्ट पोर्शन आता है डिस्कशन का, तो डिस्कशन में भी जैसे मैंने बताया कि इंट्रोडक्शन में आपके पास 800, 1000 या 1200 वर्ड्स की गुंजाइश होती है, तो डिस्कशन भी आपने तकरीबन इतने ही वर्ड्स के अंदर कवर करनी होती है। अगर आप 3000 से 4000 वर्ड्स का आर्टिकल कर रहे हैं तो 6 से 800 या मैक्सिमम 1000 वर्ड्स के अंदर आपको अपनी डिस्कशन की पोर्शन को कवर करना होता है। अब्दुल जब्बार साहब, इसमें एक प्रॉब्लम ये आती है कि जब हम अपने ही थीसिस से आर्टिकल निकालते हैं
तो जब उसको प्लेजरिज्म चेकिंग के मरहले से गुजारते हैं तो 100% प्लेजरिज्म देता है, उसके साथ किस तरह डील करना है हमने? अच्छा जैदी साहब, ये जो प्लेजरिज्म का इशू है, इसको एक तो प्लेजरिज्म हम नहीं कह सकते, ये जो सिमिलरिटी शो होती है, एक तो आर्टिकल को, चूँकि मैंने आपको पहले ही बताया था शुरू में ही कि ये जो मिसकंसेप्शन है कि लोग ये समझते हैं कि हम थीसिस में से कट करेंगे और उसको पेस्ट करेंगे तो आपका आर्टिकल बन जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको काफ़ी कुछ रीराइट करना पड़ता है, काफ़ी चीज़ें ऐड करना पड़ती हैं, काफ़ी चीज़ें निकालना पड़ती हैं। एक तो इन चीज़ों की वजह से काफ़ी आपकी जो सिमिलरिटी है वो कम हो जाती है। दूसरा ये है कि जिन जर्नल्स को आप भेजते हैं तो यूजुअली आप उनको ये मेंशन करते हैं कि ये आर्टिकल आपका एक जो पीएचडी की थीसिस है या आपका जो एमफिल का थीसिस है या एक रिसर्च स्टडी जो आपने डिग्री के लिए की थी उसमें से एक्सट्रैक्टेड है। तो वो चूँकि आपके अपने नाम से ही शो हो रही होती है, तो मेरा ये ख्याल है कि वो इतना इशू जो है वो इसके लिए नहीं बनता और जर्नल्स जो है वो आपको कभी इस पर कोई क्वेश्चन नहीं करते। हाँ, लेकिन आपने इस बात का ज़रूर ख्याल रखना है कि जब आप अपना थीसिस में से या कुछ इस तरह की कोई जो आपका ऑलरेडी पब्लिश्ड वर्क है उसमें से कुछ आप अगर चीज़ ले रहे हैं तो आपने ये ज़हन में नहीं रखना कि आप उसको एज इट इज़ यूज़ कर लें। आप अपने आप को भी साइट करें, क्योंकि आपने अपने आप को बतौर ऑथर लेना है और आपने वहाँ साइट करना है कि आपकी कौन सी स्टडी है जिसका ये पोर्शन या जिसकी ये चीज़ जो है वो आप लें। बहुत शुक्रिया अब्दुल जब्बार साहब, आपके तवस्सुत से हमें कई जो है ना कन्फ्यूजन्स क्लियर हुई हैं हमारी, और इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक हमारा पब्लिश योर रिसर्च के हवाले से भी होगा और एक अच्छा प्रपोज़ल कैसे बनाना है एमफिल का या पीएचडी का, तो वो उसके लिए मैं दोबारा हाजिर होऊंगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया।